अस्थमा समर ड्यूरिंग, समर गर्मी का मौसम, ठीक है। गर्मी का मौसम में कुछ लोगों को गर्मियों में दिक्कत होती है, तब केवल गर्मी में दिक्कत हो केवल तब यह रूब्रिक यूज किया जाएगा। अस्थमा समर एम्लुरेट, समर्स में जब तकलीफ पेशेंट को कम हो रही है तब यह रूब्रिक यूज किया जाएगा। अस्थमा समर ड्यूरिंग एम्लुरेट। अस्थमा सप्रेशन फ्रॉम, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है और बहुत बार यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सप्रेशन के बाद वाले। जब सप्रेशन के बाद पेशेंट आया है और उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, अस्थमा तो अब ठीक है लेकिन उसके बाद में कोई ना कोई हेल्थ इशू जब रहने लगे तो पेशेंट हिस्ट्री में बोलता है अस्थमा ठीक होने के बाद, वो ठीक होने के बाद बोलेगा, वो सप्रेशन नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखना है। अस्थमा साइकोटिक, अस्थमा साइकोटिक, ये रूब्रिक हमें ही ऑब्जर्व करना है कि ये साइकोटिक है। साइकोटिक, ये जो सोरा सिफिलिस साइकोसिस मयाजम है, मयाजम को जब अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं और साइकोटिक एग्रावेटिंग फैक्टर्स जब प्रोमिनेंटली रहेंगे, जैसे ह्यूमिड वेदर में तकलीफ का होना, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अगर साइकोटिक है, गोलमटोल, फूली हुई चीक्स, खाने पीने का शौकीन, इस तरह के जो एक साइकोटिक ट्रेट वाला व्यक्ति जब हमारे सामने होगा तब हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। साइकोटिक ट्रेट, सोरिक ट्रेट मैं आपको बताऊंगा कभी, जैसे वक्त मिलेगा अपन मयाजम को करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। टॉकिंग एग्रावेट, बात करना, टॉकिंग एग्रावेट, बात करने से तकलीफ बढ़ना। थ्रोट चोकिंग एग्रावेट या विद, जो भी है, थ्रोट चोकिंग विद, ये रूब्रिक को पेशेंट बोलेगा कि मुझे लगता है कि मेरा गला चौक किया जा रहा है या हो रहा है। जब गला चौक होने जैसा अस्थमा के साथ में पेशेंट को फील होगा तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एक दो मेडिसिन है, इतना बढ़िया तरीका है दवाई को चुनने का कि आप सोच नहीं सकते हैं। रिपर्टरी में जहाँ एक और जो बड़ी वाली रिपर्टरीज है वहां पे अपने को 20 मेडिसिन, 50 मेडिसिन एक साथ मिलती है। फाटक रिपर्टरी में नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत कम होती है। जस्ट लाइक थेरापेटिक अपन इसको समझ सकते हैं, थेरापेटिक में भी ज्यादा दवाइयां होती है। थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग, थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान, थंडर बिजली कड़कना। जब बिजली चमकने के साथ, बिजली कड़कने के साथ तूफान भी आ रखा हो, पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक हो जाए, तब हम इस रूब्रिक का यूज लेंगे। टोबैको स्मोकिंग एम्लुरेट, एज इट इज पेशेंट आके बताएगा कि यस मेरे को जो तकलीफ है उसको स्मोक कर लेता हूं तब आराम मिलता है, टेम्परेरी आराम उसको फील होता है। जैसे मॉडलिटीज अपन देखते हैं तो यहाँ पेशेंट को टेम्परेरी आराम मिल रहा है स्मोक करने से। अगला रूब्रिक बहुत शानदार रूब्रिक है, यूरेमिक। यूरेमिक अस्थमा क्या हुआ? यूरेमिक अस्थमा होगा जब रीनल फेलियर की वजह से ब्लड यूरिया जब बढ़ गया है, क्रिएटिनिन जब बढ़ गए हैं, यूरिया ज्यादा हो जाने से या उस कंडीशन के साथ साथ जब पेशेंट को वाटर रिटेंशन हो जाएगा तो वो वाटर रिटेंशन बढ़ते बढ़ते लंग्स तक पहुंचेगा, प्लूरा तक पहुंचेगा और तब वो पेशेंट अस्थमेटिक सिम्टम्स दे रहा है। अस्थमा क्या है वो हम बता चुके हैं, अस्थमा की सारी जो डिटेल है ना रिपीट करेंगे नहीं। तो ऐसे सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आएगा अलोंग विद यूरेमिया, सोलिडेगो इज ओनली मेडिसिन। टोबैको स्मोकिंग एम्लुरेट, ये हो गया यूरेमिक। यूरेमिक के बारे में मैं बता रहा था, जब रीनल फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड यूरिया जब राइज हो गया होता है तो पेशेंट को ग्रेजुअली वाटर रिटेंशन होते होते, एडिमा होते होते जब लंग्स तक पहुंच जाएगा, प्लूरा तक पहुंच जाएगा, अस्थमेटिक सिम्टम जब होते हैं, सोलिडेगो मेडिसिन है, मदर टिंचर या 6 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दिया जाना चाहिए। अस्थमा यूरिनेटिंग वेन, यूरिनेटिंग वेन बहुत रेयर है, लेकिन कभी भी अगर कोई पेशेंट आकर के ऐसा बोलेगा कि जस्ट मेरे को तकलीफ तभी होती है जब मैं यूरिन पास कर रहा हूं, तब ये सिम्टम लगेगा। अर्टिकेरिया अल्टरनेटिंग विथ, ये शानदार रूब्रिक है। बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको स्किन डिजीज के साथ अल्टरनेट होता है, किसी को अर्टिकेरिया के साथ होता है और किसी को अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट होने का मतलब है कि अस्थमा ठीक हो रहा है और अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है, अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है, अस्थमा ठीक हो रहा है, दोनों में से कुछ भी। वर्टाइगो विद, अस्थमा वर्टाइगो विद, चक्कर आने के साथ में पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है वोमिटिंग अल्टरनेट विद,
वोमिटिंग अल्टरनेट विद, वोमिटिंग ठीक हो रही है, पेशेंट को अस्थमा हो रहा है, अस्थमा ठीक हो रहा है तो वोमिटिंग हो रही है। वेदर कोल्ड एग्रावेट, ठंड के मौसम में एग्रावेट है, ये वेदर है, ध्यान रखना, यही डिफरेंस है, यही रिबर्टरी की सबसे मेन बातें हैं कि वेदर है तकलीफ देने वाला, कोल्डनेस नहीं है या एसी का एनवायरनमेंट नहीं है, वो है कोल्ड एग्रावेट, यह है कोल्ड वेदर एग्रावेट। वेदर डैम्प एम्लुरेट, डैम्प वेदर जब हो गया तो पेशेंट एम्लुरेट फील करता है, पेशेंट को आराम मिलता है। वेदर डैम्प कोल्ड एग्रावेट, डैम्प कोल्ड कब होगा? डैम्प कोल्ड एग्रावेट, नमी के साथ में ठंडा मौसम जब है तो पेशेंट को तकलीफ बढ़ रही है। नमी के साथ ठंडा, जैसे फोगी वेदर होने पर ठंड भी है और नमी भी है, बरसात हो गई, ठंडी हवाएं चल रही है, नमी है वातावरण में और ठंड भी है, तो पेशेंट को तकलीफ बढ़ रही है। वेदर ड्राई एग्रावेट, ड्राई, बिल्कुल ड्राई वेदर, आजकल तो मोबाइल में ही पता चल जाएगा ना ह्यूमिडिटी कितनी है, तो जब एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ वेदर है तब अगर पेशेंट को तकलीफ बढ़ रही है तब हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। सिंगल मेडिसिन है कैमोमिला। अस्थमा वीकली, अस्थमा वीकली, यहाँ पेशेंट को कोई भी वीक डे जो उसका अपना एग्रावेटिंग डे है, मंडे ट्यूसडे कुछ भी, उसी दिन उसको दोबारा से तकलीफ हो रही है अस्थमा की, वीकली एग्रावेट। अस्थमा विंटर एग्रावेट, वेदर कोल्ड विंटर, अंतर है। विंटर सर्दियों का मौसम लंबा होता है, कब से सर्दी शुरू होती है कब तक चलेगी, ऐसे हर दिन उतना ही कोल्ड रहेगी जरूरी नहीं है ना, तो यहाँ विंटर सीजन है, ये सीजन पूरा उस सीजन में पेशेंट को तकलीफ बढ़ी हुई रहती है, विंटर एग्रावेट। एस्टिग्मेटिज्म ये आई का सिम्टम है, यहाँ हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें कोई मेडिसिन भी नहीं है। नेक्स्ट इज एथिरोमा, एथिरोमा सी कैलकुलाई, लेकिन कैलकुलाई में जाकर के आगे एथिरोमा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस वर्ड को समझ लेते हैं। एथिरोमा क्या होता है? एबनॉर्मल फैटी डिपॉजिट होना आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जितना जिसकी जो लेयर है वो लेयर आप सब जानते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाना। तो फैट जब डिपॉजिट होती है तो फैटी डीजेनरेशन होती है साथ में, और ये इनर कोटिंग ऑफ आर्टरीज में मिलती है, तब हम कहेंगे एथिरोमा, ठीक है। जो ब्लॉकिंग होती है ना ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरीज वगैरह की, ये वहां से है, ठीक है। तो एथिरोमा, और जब ये फैटी डीजेनरेशन एडवांस हो जाती है तो कैल्सिफाइड हो जाती है आर्टरीज। तो अगर शुरुआत में एथिरोमेटिस कंडीशन है तब भी, और जब कैल्सिफाइड हो जाए तब भी हम लोग कैलकुलाई का यूज करेंगे। फाटक रिबर्टरी कैलकुलाई। एथिटोसिस, एथिटोसिस, एथिटोसिस क्या होता है? एथिटोसिस इज ए मूवमेंट डिसऑर्डर characterized by slow continuous writing snake-like involuntary movements mainly affecting hands, fingers and arms and sometimes face and tongue. snake-like movement disorder है ये। snake कैसे? यूं कहते हैं सर्पीलाकार, सांप की तरह चलना, ठीक है, यूं चलना। तो उसमें क्या है, पेशेंट के हाथ और बाजू, फिंगर्स ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं वेव लाइक, ठीक है। जब ऐसा हो रहा हो तो ये कहलाएगा एथिटोसिस। नेक्स्ट इज एटोनी, ए प्लस टोनी, जब टोनिसिटी ना रहे, फ्लैसिड हो जाना, एकदम ढीला लूज हो जाना, ये कहीं की भी हो, मेडिसिन एक ही बताई हुई है, दो बताई हुई है, पैसिफ्लोरा और ओपियम। एटोनी, तनाव नहीं है, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, बॉडी में एक तनाव है, मसल्स की अपनी स्ट्रेंथ और टेंशन है, जब वो ना रहे तब ये एटोनी कहलाएगा। एट्रोफी, कोई भी ऑर्गन जब एक बार अपना साइज अटेन कर ले और फिर वापस से छोटा हो जाए तो कहेंगे एट्रोफी। ब्रेन की एट्रोफी बहुत कॉमन है, साइज ब्रेन डेवलप हो गया और उसके बाद में वो श्रिंक हो जाता है, बोलते हैं ना श्रिंक हो गया, तो ये एट्रोफी जो है इसको कहते हैं। इसका जो क्रॉस रेफरेंस है वो है इमेशिएशन, ठीक है। इमेशिएशन में क्या होता है, जनरल हेल्थ जो है ना पूर होकर के दुबला हो जाना, वो होता है इमेशिएशन, आगे जब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अटैक्स रिकरेंट,
सी रिलैप्सेस, वहां देखेंगे इसको। नेक्स्ट इज अटेंशन एग्रावेट। अटेंशन एग्रावेट ये इतना अच्छा रूब्रिक है कि एक रूब्रिक आपके लिए न जाने क्या कर देगा, क्योंकि हिस्टीरिया जो है ना उसमें केवल होता ही यही है, अटेंशन में ही पेशेंट को तकलीफ होती है। जब उस पर ध्यान दिया जा रहा है तब उसको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जब ध्यान नहीं दिया जा रहा तो पेशेंट के सिम्टम्स चले जाते हैं। अटेंशन एग्रावेट, जब उस पे ध्यान दिया जाए तकलीफों का बढ़ना इज अटेंशन एग्रावेट। अटेंशन एम्लुरेट, जब उस पे ध्यान दिया जाए तो उसकी तकलीफों का घट जाना, ये हो गया अटेंशन एम्लुरेट। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, जब खुद ध्यान देगा उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एग्रावेट, कंसंट्रेशन एम्लुरेट वो अलग रूब्रिक है, ये अटेंशन है। अटेंशन मीन्स उस पे ध्यान देना। नेक्स्ट रूब्रिक बड़ा शानदार रूब्रिक है, फाटक रिपॉर्टरी भरी हुई है इस तरह के अच्छे अच्छे रूब्रिक से। एटीट्यूड बिजारे, कोई बता सकता है पूरी क्लास में से एटीट्यूड बिजारे? एटीट्यूड बिजारे रेफर्स टू एन एबनॉर्मल, वर्ड्स ध्यान रखना, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज। अब ये एबनॉर्मल होना जरूरी है। आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, हाथ हिला रहा हूं, ये एबनॉर्मल है क्या? ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रेंज होना चाहिए। स्ट्रेंज का मतलब अद्भुत, हैरान करने वाला। अरे ऐसे कैसे? ओड, ओड इवन बोलते हैं ना, ओड का मतलब होता है बिल्कुल असामान्य है। और इन एप्रोप्रिएट बॉडी पोस्चर और बिहेवियर, बॉडी का पोस्चर या बिहेवियर उनका इन एप्रोप्रिएट रहेगा, विच इज, ये हो रहा है, विच इज आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द सिचुएशन एंड नॉट सोशली मीनिंगफुल। जितने वर्ड्स इसमें आए हैं ना सेंटेंस को बनाने के लिए, ये सारे के सारे वर्ड्स को एक एक करके अलग अलग लिखोगे, फिर अगर कोई सिचुएशन उस कंडीशन को मीट कर रही है तब ये रूब्रिक लगेगा। वापस बोल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, सोशली मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, नॉट सोशली मीनिंगफुल, आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द सिचुएशन। सिचुएशन जो है, अब आप पढ़ रही हो तो पढ़ सकती हो ना, लेट के बैठ के कैसे करके, तो ये तो सिचुएशन से अलग नहीं है ना, ये बॉडी का पोस्चर या बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। ऑड होना चाहिए, ऑड का मतलब बिल्कुल असामान्य है, एबनॉर्मल। अब इसी फाटक रिपर्टरी के प्रीफेस के अंदर डॉक्टर एस.आर. फाटक ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एटीट्यूड बिजारे का। तो जब पेशेंट को उन्होंने बेड साइड पे देखा तो उस पेशेंट की जो लेटने की पोजीशन थी वो बड़ी ही अजीब थी। उन्होंने इससे पहले कभी भी पेन एब्डोमेन के पेशेंट को, वो पता नहीं पेन एब्डोमेन था या क्या था, जो भी था, तो उस तरह की इलनेस के पेशेंट को ऐसे लेटे हुए, ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। और उन्होंने देखा कि कोई भी मटेरिया मेडिका में उस तरह का पोस्चर लिखा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी पोस्चर कोई अटेंड कर सकता है क्या। उन्होंने तो डिटेल भी दिया है कि उस पोस्चर में वो पेशेंट ऐसा था, आप पढ़ सकते हो प्रीफेस को। तो ऐसे जब पेशेंट को देखा उन्होंने लेटे हुए तो उन्हें लगा कि ये कुछ खास है। उनका तो एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था, उन्होंने तो इसमें दवाइयां लिख दी हमारे लिए, और ये बहुत काम का रूब्रिक है। जब कुछ हैरान करने वाला अपने को दिखे, हैरान करने वाला, एबनॉर्मल हो, ऑड हो, इनएप्रोप्रिएट टू द जो भी सर्कमस्टांस है, सिचुएशन है, उसके साथ में उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट जब ऑड या ऑकवर्ड या अननेचुरल पोस्चर में बैठा हो, लेटा हो, तो सिट कर रहा हो पेशेंट, मतलब बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, पर्टिकुलर सिचुएशन में, पोजीशन में, तब भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक कोई पोजीशन को आदमी लेके खड़ा ही हुआ है, बैठा ही है, जैसे तपस्वी लोग नहीं होते हैं, वो बिना डिस्कंफर्ट के बहुत लंबा टाइम तक एक पैर पे खड़े हैं, यूं टेढ़े मेढ़े होंगे, जैसे भी रहते होंगे, तो वो भी उनका एटीट्यूड बिजारे है। तो ये जो है, ये कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के केसेस के अंदर, ठीक है। सिजोफ्रेनिया बहुत तरह का होता है, उनमें से एक है कैटाटोनिक वाला। तो कैटाटोनिक में पेशेंट जो है वो अजीब पोजीशन, पोस्चर बना के रखता है, वहां से हमें इसको पिक करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
साइकोटिक डिसऑर्डर होगा। मेंटल इलनेस जो होती है ना, वो सोरा सिफिलिस वाला साइकोसिस नहीं है, ये साइकोसिस और न्यूरोटिक वाला है। तो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट जो है ऐसे पोजीशन लेता है। पागलपन समझ लो और कुछ नहीं, पागलपन के केसेस के अंदर पेशेंट कोई भी ऐसी पोजीशन ले लेता है। या फिर कोई ऑर्गेनिक डैमेज हो गया है ब्रेन में कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, तब भी पेशेंट इस तरह की पोजीशन में जब हमें मिले तब। कुछ एग्जांपल्स भी हैं क्या, जैसे एक ही टांग के ऊपर लंबा टाइम तक खड़े रहना, बाजू को रिजिड पकड़ लेना, जैसे ट्विस्टेड फॉर्म में यूं मरोड़ के ऐसे, ठीक है। अब ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना कोई पेन के अंदर भी या सिचुएशन के अंदर, तो अब ये भी एटीट्यूड बिजारे हो गया। कुछ ऐसी ही पोजीशन पोस्चर बना करके जो रियली कंफर्टेबल किसी के लिए हो ही नहीं सकती है, और उसकी डिजीज के साथ भी वो जो है ना रिलेट नहीं कर रही है, वो भी हो गया एटीट्यूड बिजारे। तो एटीट्यूड बिजारे जो है ना, ये पर्पजफुल नहीं है। कुछ करने के कुछ कारण होते हैं ना, ये पर्पज नहीं है, और कोई भी कल्चरली भी वो एप्रोप्रिएट नहीं है भी। ऐसे कैसे, ठीक है, ना ही पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, ना ही सिचुएशन उसकी डिमांड कर रही है। तो एटीट्यूड बिजारे क्या हुआ, ये ऐसा मेंटेनिंग स्ट्रेंज और एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर दैट डू नॉट मैच द सिचुएशन को मैच नहीं कर रहा है, ऐसा पोस्चर पोजीशन पेशेंट जब अटेन कर लेगा तब इसको बोलेंगे एटीट्यूड बिजारे। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। मुझे तो इस रूब्रिक को समझने में बहुत टाइम लगा था, और मैंने जो भी निकाला वो आपके लिए यूजफुल रहेगा ऐसा मुझे भरोसा है। मैं तो बहुत मुश्किल से समझाऊं इसको, लेकिन हम लोग इसका यूज करते हैं। मेडिसिन भी बहुत शानदार है, सीना, कोल्चिकम, कोलोसिंथ, लाइको, मर्क, नक्स वोमिका, प्लम्बम। जब आप ऐसी पोस्चर मॉडलिटी ले लें जिसमें पेशेंट को देखें और वो आपको अनयूजुअल लगे, और वो सामान्यतया जो नॉर्मली एम्युलरेशन पोस्चर नहीं हो, तब इसको आप यूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड बिजारे एम्युलरेट। पेशेंट से सवाल करेंगे ऐसे क्यों लेटे हुए हो, तो कहते हैं ऐसे मुझे आराम मिल रहा है। सिंगल मेडिसिन र्यूम है, र्यूम। ये एग्जांपल में शायद प्रीफेज में यही मेडिसिन का दिया हुआ है। एज इफ इन ए, एज इफ इन ए, एज इफ इन का मतलब है जैसा कि उसमें हो। एटीट्यूड बिजारे एज इफ इन ए इज नेट्रम सेल्फ। नेक्स्ट इज ऑरा। ऑरा, सी डिफरेंट सेंसेशंस। बहुत अच्छा रूब्रिक है, इसको समझेंगे आगे बढ़ेंगे। ऑरा इज ए सब्जेक्टिव वार्निंग सिचुएशन। पेशेंट को खुद को लगता है। ऑरा इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम देखते हैं, सब्जेक्टिव है पेशेंट फील करता है। ऐसा साइन या सिम्टम या सेंसेशन जो पेशेंट फील कर रहा है बिफोर द मेन अटैक ऑफ डिजीज। जैसे माइग्रेन और एपिलेप्सी में तकलीफ के होने से पहले पेशेंट कुछ फीलिंग अपनी इंडिकेट कर लेता है कि यस मुझे ऐसा हो गया, तो अब मुझे सिर दर्द होने वाला है या मुझे एपिलेप्टिक अटैक होने वाला है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑरा। पहले ऑरा को समझो, फिर हम इसके बाकी उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का सिग्नल हो गया, संकेत हो गया कि कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे ट्रेन चलने से पहले साउंड देती है ना, अपना हॉर्न बजाती है 3 बार 2 बार जो भी सिस्टम है, अब ट्रेन चलने वाली है, हॉर्न बज गया, तो ये है ऑरा। तो टिपिकली एपिलेप्सी से पहले और माइग्रेन से पहले जो सेंसेशंस है, यूजुअली इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, और कभी कभी कुछ और इलनेस के साथ में इसको कोरिलेट कर लेते हैं। ऑरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पेशेंट को कुछ विजुअल ऑरा अगर कहेंगे तो जिग जैग लाइन्स दिखाई देती है सिरदर्द से पहले, उसको स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा अपने विजुअल फील्ड के अंदर, विजन ब्लेयर हो गई ऐसा लगता है, लाइट चमक रही है, आंखें चुंधिया रही है ऐसा लगता है। पेशेंट को सेंसरी ऑरा के रूप में टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस फील हो सकती है, ठीक है ना। कुछ खास क्रॉलिंग हो रहा है, चींटियां सी चलने लगी हैं, कुछ होने वाला है, ऐसे पेशेंट फील कर सकता है। लिम्स में जर्किंग हो सकती है, एकदम से सडन वीकनेस और लेथार्जीनेस आ जाएगी, एकदम से स्लीपी फील कर सकता है, उबासियां आने लग सकती है। कई कुछ है जो ऑरा के रूप में हम देखते हैं, रूब्रिक के अंदर भी आने वाला है। तो कभी कभी पेशेंट को डर लगता है, मम्मी कुछ होने वाला है। पेशेंट बोलते हैं ना, एपिलेप्सी वाले बच्चे खास करके, मम्मी कुछ होने वाला है, मेरे पास आ जाओ, मुझे पकड़ लो, या एपिलेप्सी वाले लोग बोलते हैं।
तो या फिर पेशेंट स्मेल भी फील करता है, मुझे बदबू सी आ रही है। जब 3-4 बार ऐसा हो गया तो पेशेंट को कंफर्म हो गया, यस मुझे जब भी ये सब होने वाला होता है, जो भी XYZ इलनेस, तो मुझे बदबू आने लगती है, मुझे स्मेल अच्छी आने लगती है, कुछ ऐसा पेशेंट फील कर सकता है। तो ऑरा क्या हुआ? सिंपल वार्निंग सिम्टम्स हैं जो डिजीज के होने से पहले पेशेंट फील करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एपिलेप्सी ठीक होती है। अगर ये समझ लिया और पेशेंट मिल गया तो एपिलेप्सी का दरवाजा खुल जाता है इस चाबी से। तो ऑरा अब्डोमेन टू हेड, पेट से सिर की तरफ कुछ कुछ फील होता है। क्या होता है वो छोड़ो। आर्म्स इन, बाजू में, कुछ बाजुओं में लगेगा। आर्म मैंने बताया वो आपको। आर्म्स इन, ब्रेन वेवी सेंसेशन इन, ब्रेन में लहरें सी उठने लगती है। ब्रेन वेवी सेंसेशन इन, जनरल नर्वस फीलिंग, नर्वस फील करता है पेशेंट जनरली पूरा का पूरा। जेनाइटल्स यानी कि सोलर प्लेक्सिस, आगे बोलते हैं, आगे देखेंगे। ग्लो फ्रॉम फुट टू हेड, फुट टू हेड ग्लो फील होता है, मतलब एकदम से फ्लशिंग टाइप का या ग्लो टाइप का पेशेंट को फील होता है, चमकीला सा फील होता है, ऐसा भी हो सकता है। हार्ट फ्रॉम, ऑरा हार्ट फ्रॉम, यहां से कुछ कुछ होने लगता है हार्ट रीजन से। हील्स टू ऑक्सीपुट, एडी से लेकर के चोटी तक, हील्स टू ऑक्सीपुट, स्ट्रामोनियम सिंगल मेडिसिन है। माउस, नीज टू एपिगेस्ट्रियम, घुटने से एपिगेस्ट्रियम तक। नी माउस रनिंग, सी क्रीपिंग। सोलर प्लेक्सिस फ्रॉम और जेनाइटल्स फ्रॉम। ये सोलर प्लेक्सिस क्या होगा? सोलर प्लेक्सिस किसको बोलते हैं? आमतौर पे जब ये होता है ना अपना सूर्य का आसपास का जो भी, जो इतने सारे ग्रह इसको चक्कर निकालते हैं, ये कहलाता है सोलर प्लेक्सिस। लेकिन हमारे शरीर में क्या है? सोलर प्लेक्सिस इज लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड द स्टोमक। स्टोमक के पीछे यहाँ पे नर्व्स का नेटवर्क है जो कि T12 से लेकर के L1 वर्टिब्रा तक होता है। ये जो सोलर प्लेक्सिस है ये कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक फंक्शंस को, यानी कि ऑटोनोमिक फंक्शंस को, जिसमें स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। इतने सारे उसको, जैसे होता है ना हेड ऑफिस का एक ब्रांच ऑफिस बन जाएगा, वैसा ही हमारे यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, डाइजेशन या पेन की सेंसेशन या भूख की, स्ट्रेस की, इन सब चीजों की जो फीलिंग है वो हमें वहां पे फील हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। नोशिया है, पल्पिटेशन है, एपिगेस्ट्रियल पेन है, एंजाइटी रिलेटेड जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, फेंटिंग होना, शॉक फील करना, ये सब सोलर प्लेक्सिस से कनेक्टेड चीजें हैं। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ नर्व्स है अपर एब्डोमेन में जो कंट्रोल करता है डाइजेशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड बॉडी रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो यहां सोलर प्लेक्सिस से ऑरा फील होना। ठीक है, जेनाइटल्स को भी इसी में शामिल कर लिया है कि जेनाइटल में भी ऑरा फील होगा, तब भी रूब्रिक यही है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक एक्ट्स, मोशन। ऑटोमेटिक एक्ट्स या मोशन, जब अपने आप से कुछ हो जाए, खास करके मूवमेंट के रूप में, मोशन के रूप में, एक्शंस के रूप में। क्या? मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ये देर वाला नहीं है, यहाँ पे है बॉडी के मोशंस, बॉडी के एक्ट्स। बार बार मेरा हाथ चला जाता है वहां पे, बार बार कुछ भी वो करेगा ऑटोमेटिक, उसको पता ही नहीं है। देखो आदतन हुआ है वो अलग बात है, उसको हैबिट हो जाना अलग बात है। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, कोमा में तब भी वो नाक मसले जा रहा है, ऑटोमेटिक। कुछ भी जब ऑटोमेटिक हो रहा हो, अपने आप से हो रहा हो, वो इंटेंशनली अपने उस हाथ को या कोई पोस्चर को नहीं कर रहा हो, तब जो कुछ हो जाए ये रूब्रिक लगाया जाएगा। हैंड राइट टुवर्ड माउथ, एग्जाम्पल, कई बार रूब्रिक ही हमें सिखा देते हैं कि हम क्या है। तो ऑटोमेटिक एक्ट्स और मोशन में हैंड राइट टुवर्ड माउथ, राइट हैंड माउथ की तरफ जा रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। वन आर्म एंड लेग, हेड एटसेट्रा, एक बाजू, टांग या सिर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी ऑटोमेटिक पोस्चर, पोजीशन, एक्शन हो रहा हो, तब हम इस रूब्रिक का यूज लेंगे। नेक्स्ट इज अटमन एग्रावेट। अटमन एग्रावेट ये सीजन है, ये वेदर है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होती है?
हमारे एरिया में यानी कि इंडिया में सितंबर से लेकर के नवंबर तक के जो स्पैन ऑफ पीरियड है इसको बोलेंगे ऑटमन। शरद ऋतु सितंबर से नवंबर तक रहती है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई ऑटमन एग्रावेट? जब इस सीजन में हम देखें कि पेशेंट बोलेगा, पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि मेरे को तब हो रहा है, वो कहेगा चेंज ऑफ सीजन में तकलीफ होती है। तो चेंज अगर दोनों में हो रहा हो, सर्दी से गर्मी, गर्मी में सर्दी, तब तो ये रूब्रिक नहीं आएगा। लेकिन केवल जब सर्दी ऑनसेट हो रही है तब क्या तरह के किस इलनेस के पेशेंट ज्यादा आते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस के और अस्थमा के। लोग क्या बोलते हैं? दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं जी, इसलिए ऐसा हो गया। सफाइयां तुमने शुरू की थी दिवाली से 10 दिन पहले, तुम्हें तकलीफ हो गई पहले ही। बोले नहीं, पड़ोसी कर रहे होंगे। आमतौर पर ये शिकायत लेके लोग आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस है, फिर बोले पूरे साल ही नहीं होती मेरे को दिक्कत। तो ये हो गया सच में ऑटमन एग्रावेट। आपको कुछ नहीं करना, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेना है, इसमें से अपने कुछ और मॉडलिटीज और उसको डाल के दवाई निकालनी है। ये दवाई यहाँ रखी हुई है उन पेशेंट्स की। और आप हैरानी से देखेंगे कि डेंगू भी तभी होता है, एलर्जिक राइनाइटिस भी तभी होती है, और कुछ इलनेस है जो पेशेंट को तभी अगर हो रही हो, स्किन डिजीज भी कुछ लोगों को तभी होती है। तो आप इसमें से मेडिसिन अपने पेशेंट की निकाल सकते हो। वेट्रम एल्बम, रस्टॉक्स, मर्क और मर्क सोल, लेकसिस, डल का मारा, कोलचिकम और चाइना दवाइयां हैं। बहुत अच्छी दवाइयां हैं, यूज की जाती हैं मेरे द्वारा, मैं तो यूज करता हूँ ना इनको। तो इसमें ये डेंगू के पेशेंट यही इसी के अंदर है, आप समझ लो इस बात को। नेक्स्ट इज एवेराइसियस ग्रीडी या मिजरी। एवेराइस होता है ना, एवेराइसियस बना दिया एवेराइस से, एवेराइसियस ग्रीडी या मिजरी। क्या होता है एवेराइस? एवेराइस होता है लोभी, कंजूस नहीं। कंजूस अलग वर्ड है, एवेराइस अलग वर्ड है। एवेराइस में क्या होता है? जितना चाहिए उससे ज्यादा लेना। चाहिए 1 रोटी, लेके जाएगा 2 रोटी। चाहिए रोजी रोटी चलाने के लिए 20,000 रुपए, मांगेगा 40,000 रुपए। लोभी, एवेराइसियस। हालांकि मिजरी वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अपन अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने एवेराइसी का आपको सही बताया है। क्योंकि एवेराइस में और जो मिजरेबल है, कंजूस है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है ना। वो ज्यादा चाहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम देगा, ये हो गया माइजर, मिजरी। समझ गए? अगर आप उसको दे रहे हो तब तो ज्यादा लेना चाहेगा, जब वो देने के लिए उसका हाथ जा रहा है तब वो कम देगा, इसको कंजूस बोलते हैं। ठीक है? तो एवरेज, ये दोनों इसी में, इसलिए हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वर्ड्स का नॉलेज तो होना चाहिए ना। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से पढ़े। तो एवराइज हो गया जितना चाहिए उससे ज्यादा चाहना। मिलता तो वही है ना जो मिलता है, जिसके वो काबिल है। चाहने की बात है, सिर्फ चाहने से बात खत्म हो गई, चाहना। और दूसरा है ग्रीडी। ग्रीडी तो उसके जैसे ही है, जितना चाहिए उससे ज्यादा चाहिए। और मिजरी हो गया कम देना। ठीक है? वो तीनों वर्ड्स लगभग एक जैसे ही हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब इनमें से रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत अच्छी दवाई है आर्सेनिक ग्लाइकोपोडियम, मिडोरेनियम सीपीएफ, बहुत शानदार काम करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूब्रिक है, पर्सनालिटी की रूब्रिक है। अगर आपको मिल जाए तो बेड़ा पार, और अगर आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया तो भटक जाओगे। मैं इस तरह के रूब्रिक को यूज नहीं करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इस तरह के रूब्रिक यूज करके बहुत फेल्योर देखे हुए हैं, इसलिए रहने दो इनको। हमें तो बॉडी का पता तक था कि ऐसे चेहरे वाले लोग एवराइसिस या मिजरी होते हैं, जिसके अपर इंसाइजर, ऊपर के दांत अंदर की तरफ जा रहे होंगे, अंदर की तरफ जा रहे होंगे, आपके अंदर नहीं जा रहे हैं। जब ऊपर के दांत अंदर की तरफ मुड़े होंगे, किसके होते हैं मुड़े हुए? चूहे के होते हैं। ठीक है? चूहा जो है ना, आपने कभी गांव के लोग अगर होंगे तो कोई चूहे के जो जहां वो रहता है ना, उसको बिल बोलते हैं। चूहे के बिल के अंदर दुनिया भर का अनाज रखा होता है, बोरियों के अंदर भर लो, इतना अनाज होता है उनके वहां पे। जिसके दांत, ऊपर के दांत अंदर होंगे, ये होते हैं एवराइस लोग। लेकिन नहीं करती ना दवाई असर, इसलिए मैं छोड़ दिया ये सब। इतना तक पता है हमारे को, हमें तो पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम एवराइस हो क्या। ठीक है? हमारे सामने कोई आ गया तो वो बच ही नहीं सकता, और उसके बारे में जब हम कहते हैं नहीं तुम तो बचा के रखते हो पैसे को, हम उनको फिर ये थोड़ी कहते हैं तुम कंजूस हो, तुम बहुत किफायती हो, तुम सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले हो, बचा के रखने में विश्वास करते हो। तो कहेगा हाँ 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 बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो वो लोगों के फिर कौन सा इन दवाइयों से ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं होते ठीक? ठीक है? ये पर्सनैलिटी की रूब्रिक है, ये एडजेक्टिव है।
लेकिन अगर इलनेस के बाद में ऐसा हो गया है, बीमार हुआ, यूं खर्चीला था, यूं बढ़िया था, लेकिन अब अपने पास में पैसे रखना और यूं दबा के रखना और ये वो जो भी चीजें समझते हैं, तो फिर हो जाएगा ये रूब्रिक उन पे अप्लाई, तब दवाई जरूर काम कर सकती है। मेरा तो ऐसा भरोसा है। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कभी कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर्जन। क्या रूब्रिक है ये? अवर्जन किसको बोलते हैं? अवर्जन सबको पता है ना, डिजायर अवर्जन। तो अवर्जन क्या हुई? अवर्जन होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, डिसटेस्ट और एंटेगोनिज्म। उनको वो डिसलाइक है, जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, उससे दूर भागते हैं। अवर्जन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, डिसटेस्ट, एंटेगोनिज्म, या उस चीज से दूर भागना, ठीक है। अवॉइड करना, टर्न करना, उससे दूर हो जाना, मुंह फेर लेना, ये सारे के सारे अवर्जन के मीनिंग्स हैं। ये अवर्जन उस हद तक भी जा सकती है कि उसको वो समाप्त कर दे, जड़ से खत्म कर दे, ऐसा व्यवहार कि खत्म कर दूंगा, मेरे को पसंद नहीं है ये। और ये यूजुअली पहले उसको पसंद था तो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा। जन्म से ही मैंने कभी दही नहीं खाया, ये अवर्जन नहीं है। उसने खाया नहीं, खा के देखा नहीं। मुझे दही बहुत पसंद था, मैं खाता था, लेकिन बीमार होने के बाद में अगर मुझे पसंद नहीं है तो हो जाएगा ये रूब्रिक अप्लाई। तो ये है अवर्जन। हमें क्या लगता है कि ये केवल टेस्ट का, खाने का रूब्रिक है? नहीं। फाटक रिपर्टरी में डिजायर और अवर्जन को केवल खाने से रिलेटेड ही नहीं, मेंटल रूब्रिक के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, तो ये मेंटल रूब्रिक हो गया, यहां भी अवर्जन ही आएगा। आगे देखोगे आप, डिटेल पढ़ोगे, आपको आनंद आएगा। तो ये मेंटल रूब्रिक भी है। तो अवर्जन और डिजायर जो हम पढ़ते आए हैं कि ये जनरल रूब्रिक्स हैं, ये जनरल मेंटल रूब्रिक हैं, इनका रिलेशन केवल खाने पीने से नहीं है। ये पर्सनालिटी का जनरल रूब्रिक है, कोर रूब्रिक है। अगर स्ट्रॉन्ग मिलता है तो डिजायर और अवर्जन को कभी भी मत छोड़ना।